Shiva here and starting off with the next chapter of chapter microorganisms only, that is food preservation. Food preservation पे जाने से पहले मैं food spoilage के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी. हमारे पास जितने भी तरह तरह के food contents हैं, like if I'm talking about jams, jellies, pickles, if I'm talking about non-vegetarian stuff, that is meat, vegetable, fruits, cooked food, uncooked food, there is always a chance that after a regular interval of time or somehow with a varied time, they will get spoiled due to the action of microorganisms, जो कि food की spoilage को lead करते हैं. उस spoilage को रोकने के लिए हमारे पास जो methods हैं, that methods are coming up under the category of food preservation. फूड प्रिजर्वेशन के अंदर we have various methods जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. And the very first method, one by one we will be studying all of them. Number one is preservation by drying and dehydration. Drying का simple logic इतना है, we are using a heat, a artificial sense of heat or a normal sun heat, जिससे कि हम ड्राइंग इसलिए कर रहे हैं ताकि वहां पे कोई भी मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल ना हो. कोई भी मॉइस्चर कंटेंट का अवेलेबल होने का मतलब क्या है? क्योंकि मॉइस्चर एक सबसे ऐसी प्राइमरी कंडीशन है जो फेवर करती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, और अगर वो मॉइस्चर कंडीशन ही नहीं रहेगी, दैट विल नॉट गिव द सुटेबल कंडीशन फॉर माइक्रोऑर्गेनिज्म टू ग्रो, एंड एज अ रिजल्ट वो हमारे फूड को स्पॉइल होने से रोकेगा, क्योंकि बैक्टीरिया या कोई भी फंगस वहां पे ग्रो ही नहीं कर पाएगी. इसी के अंदर दूसरा मेथड है डिहाइड्रेशन. D means removal and hydration word is related to water. So that means removal of water also can be indirectly said as drying only, क्योंकि यहाँ पर किसी भी फूड कंटेंट, अगर हम किसी भी फूड स्टैबल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर वाटर का रिमूवल कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा वाटर कंटेंट रहेगा चांसेस रहेंगे कि अगर नॉर्मल कंडीशंस उसे मिल रही हैं तो वहां पे कोई भी फंगस या बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है. ग्रो करेगा तो वो फूड को स्पॉइल कर सकता है. तो अगर वो मॉइस्चर की कंडीशन को ही हम प्राइमरी कंडीशन को खत्म कर देंगे तो हमारे फूड का फर्स्ट स्टेप तो लीड हो जाएगा एटलीस्ट कि कैसे हमारा फूड जो है वो प्रिजर्व किया जा सकता है. Second method is preservation by common salt method. Common salt method that means NaCl, जो हम घर में अपनी कुकिंग स्टफ के अंदर या हमारे किचन के अंदर we use it as a very main ingredient. और इसको as a preservation कैसे यूज किया जा सकता है? आपका फूड जो कुक्ड है, एक तो वो कुक्ड है तो कहीं ना कहीं सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स वैसे भी मर जाते हैं. जैसे कि प्रेशर कुकर के आप अंदर कुक करते हैं, क्योंकि जो हीटिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एंड मैक्सिमम नॉर्मल माइक्रोफ्लोरास जो होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ सर्कल के अंदर वो उस टेम्परेचर पे सर्वाइव ही नहीं करते हैं. और उसके ऊपर से आप कॉमन सॉल्ट, जैसा पिकल्स वगैरह में देखते हो, बहुत सारे और कंटेंट्स देखते हो जहां पे आप सॉल्ट का यूज करते हो. जैसे मीट्स वगैरह के अंदर आप कई बार उसको स्टोर करके रखते हैं तो कुछ टाइम के लिए, 1 या 2 दिन के लिए यू यूज दैट प्रॉपर विनेगर और अ सॉल्ट टू प्रिजर्व इट. तो उस केस में सॉल्ट जो है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस करके ऑफ वाटर उसको पूरा डिहाइड्रेट कर देता है. एज अ रिजल्ट वहां कॉमन सॉल्ट की हेल्प से जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो वहां पे मॉइस्चर के कारण ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाती है. Then next method is preservation by sugar. 68% और अलग अलग तरह के परसेंटाइल ऑफ शुगर कंटेंट या कंसेंट्रेशन को यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के फूड स्टफ या सैंपल को हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं. तो उस हिसाब से जो है शुगर को यूज किया जाता है, जो कि फिर दोबारा से इनहिबिशन करेगा कि कोई भी फंगस या बैक्टीरिया उस प्रॉपर अमाउंट ऑफ शुगर कंसेंट्रेशन के अंदर ग्रो ही ना करे. जैसे कि ये हम बहुत सारे पिकल्स के अंदर करते हैं जो मीठे होते हैं यूजुअली. एंड देन नेक्स्ट मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय पिकलिंग. अचार आप लोग घर में बनाते हो, आप लोग उसमें बहुत सारा ऑयल डालते हो, आप लोग जो है विनेगर डाल देते हो, सिरका डालते हो. तो विनेगर दैट इज अ कॉमन नेम जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं, उसे सिरका कहते हैं. तो व्हाई वी आर यूजिंग इट इन पिकलिंग? क्योंकि वो एक एसिडिक कंडीशंस क्रिएट कर देता है, और एसिडिक कंडीशंस में सर्वाइव करना हर बैक्टीरिया और फंगस का नेचर नहीं है. वहां पे सिर्फ एसिडोफाइल्स वो ऑर्गेनिज्म है जो एसिडिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, सिर्फ वो रह सकते हैं. इसीलिए पिकलिंग जो है वो भी एक मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन में रखा गया. इसीलिए जब आप घर में अचार बनाते हैं, मम्मी आपकी बनाते हैं या कोई भी डालता है, तो आप देखते हो वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए वैल्यूएबल हो जाती है. नेक्स्ट मेथड इज
प्रिजर्वेशन ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स में सिट्रिक एसिड, मेटाबाइसल्फेट्स, बेंजोइड्स जैसे केमिकल्स को यूज किया जाता है। ज्यादातर जैम्स और जेलीज जो आप लोग खाते हो उन सब में यही केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जहां पे केमिकल्स का यूज करके जो है उस फूड को या सैंपल के, आई एम टॉकिंग अबाउट जैम्स, आपके घर में लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको रेफ्रिजरेट भी कर देते हैं ऊपर से, ताकि और भी चांसेस ऑफ स्पॉइलेज जो है वो रिड्यूस हो जाए। और कुछ वो नेचुरली एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जो उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। या जितने भी आप पैक्ड फूड्स लेते हो, यहाँ तक इवन आप चिप्स भी खाते हो, उसके अंदर भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ताकि वो स्पॉइलेज के लिए उसको रोका जा सके स्पॉइलेज होने से। नेक्स्ट मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है वो लुईस पास्चर के नाम से ही अराइज की गई थी। He has done a very good job for the fields of science, और उसके अंदर एक जॉब था कि जो आपके घरों में अलग अलग ब्रांड्स के पैक्ड मिल्क आते हैं, जिसको आप नॉर्मल कुछ ब्रांड्स का अगर नाम लेते हैं हम लोग तो वीटा, डेयरी, तो इन सब चीजों की जो ब्रांड्स हैं वो आप लेते हैं, घर में यूज करते हैं, वो एक्चुअली है कैसा मिल्क, वो अगर पैकिंग होती है उस पैकिंग के प्रोसीजर से पहले मल्टीपल साइकिल ऑफ प्रोसेसेस चलते हैं, जहां पे एक प्रोसेस क्या है, पास्चराइजेशन। और वो पास्चराइजेशन मेथड जो है दैट इज अ मेथड जहां पे स्टरलाइजेशन जो है वो हमारा मेन एम या ऑब्जेक्टिव होता है। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है कि दैट इज टू बी फ्री फ्रॉम एवरी बिट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब जब दूध जो है नॉर्मली रॉ, इफ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम केटल्स लाइक काओ, बफलो, तो आप जिस टाइम पे वो दूध निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स का थ्रू अडर्स या कुछ और नॉर्मल कंडीशंस के चलते जो है, जो सूटेबली उस कंडीशन में मिलती हैं, उसके कारण माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। लेकिन टू मेक इट प्रायोरिटी कि वो बिल्कुल माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री मिल्क हो, क्योंकि अदरवाइज जितना ज्यादा माइक्रोऑर्गेनिजम्स होंगे उतनी जल्दी उसकी स्पॉइलेज पॉसिबल होगी, तो इसीलिए पैकेट्स के ऊपर एक पर्टिकुलर डेट लिखी जाती है, बेस्ट बिफोर दिस एंड दिस। क्यों? क्योंकि उसका जो लाइफ साइकिल है माइक्रोऑर्गेनिज्म का या पास्चराइज कंडीशन का उतने वैलिड पीरियड तक अवेलेबल रहेगा। यहाँ पास्चराइजेशन को अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं तो एक्चुअली इट इज हीटिंग ओनली, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। जैसे अगर 62 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो 30 मिनट्स के लिए, लेकिन अगर ये 70 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो 15 सेकेंड्स की हीटिंग जो है वो सफिशिएंट है। तो कहने का मतलब ये, जब टेम्परेचर बढ़ा तो टाइम और कम कर दिया, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइवल विल बी ऑलमोस्ट निल फॉर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो पास्चराइजेशन इज अ वेरी गुड प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन। लास्ट इज actually many more methods, but according to your syllabus, preservation by deep freezing method. You see whenever you go to market, आप वहाँ पे देखते हो डीप फ्रीजर्स के अंदर बहुत सारे इंपोर्टेड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स प्रिजर्व किए जाते हैं, या कुछ और भी स्टफ जो है प्रिजर्व करके रखते हैं। तो डीप फ्रीजिंग जो है वो -18 डिग्री सेल्सियस टू लेके कुछ रेंज ऑफ टेम्परेचर तक स्टोरेज रहता है। तो उस -डिग्री के टेम्परेचर पे क्या है कि इतना लो टेम्परेचर होता है कि जैसे एसिडोफाइल्स एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव करते थे, वैसे ही स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा नॉर्मल माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है जो इतनी ठंडी कंडीशंस में सर्वाइव कर लेगा। तो इसीलिए उनके लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो इस कंडीशन पे कोई ग्रो नहीं करेगा, तो इसीलिए हमारा फूड जो है वो स्पॉइलेज से बच जाएगा, क्योंकि इतनी ठंड वाली कंडीशन में कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। प्लस उनके एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं स्पॉइलेज को फेवर करते हैं। तो ना तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी इस टेम्परेचर पे, और ना ही एंजाइम्स एक्टिवेटेड रहेंगे, वो इनएक्टिव रहेंगे, जो कि स्पॉइलेज को रोक देंगे। नाउ continuing up with the next topic, that is नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल है क्या? एक्चुअली एक फ्री फ्लो है नाइट्रोजन का हमारी बायोस्फीयर के अंदर, जहां बहुत सारे मल्टीपल बंच ऑफ प्रोसेसेस इंक्लूड रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन साइकिल का एक सिंपल डेफिनेशन दूं, तो सिंपल से सिंपल भाषा में ये कि जिस फॉर्म में नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, और अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो मैं उसे कहूंगी इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स उनको अपटेक कर सके और अपनी प्रोसेसेस, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज कर सके, उसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और अगर एक प्रॉपर
बुकिश लैंग्वेज ऑफ डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज द बेसिक साइक्लिक मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द बायोस्फीयर इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है। इट इज बेसिकली अ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 5 स्टेप्स, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि इन स्टेप्स में है क्या। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करती हूँ। इस प्रोसेस के अंदर नाइट्रेट्स जो हैं या नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं उनको नाइट्रेट्स फॉर्म में अवेलेबल जो है उनको इस फॉर्म में अवेलेबल कराया जाता है कि प्लांट्स उनको एब्सॉर्ब कर सके। मतलब यहाँ से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को इस तरह से फिक्स अप किया जाता है सॉइल के अंदर सो दैट प्लांट्स कैन टेक अप दैट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजन एसिमिलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी नाइट्रेट्स या फिर एमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्म में सॉइल में जो हमारे प्रेजेंट है नाइट्रोजन कंपाउंड्स वो प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं। और एसिमिलेशन का मतलब है कि फाइनली जो नाइट्रोजन का रॉ मटेरियल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है वो अवेलेबल है और उनको यूज करके अपने कंपोनेंट्स बनाना। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी नाइट्रेट्स और एमोनियम सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर वो प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं और अपने प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं ताकि वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को आगे एक्सटेंड कर सकें। थर्ड स्टेप इज एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन वो स्टेप है जहां पे हमारे अब जो प्रोटीन्स बन चुके हैं आफ्टर दिस नाइट्रोजन एसिमिलेशन स्टेप उन प्रोटीन्स को एमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। दैट मींस दे आर ब्रोकन अप, उनकी डीकंपोजिशन होती है क्योंकि अगर कोई चीज अब हमने एसिमिलेट की है तो जैसे डाइजेशन प्रोसेसेस होती है उसी तरह से प्लांट्स का अपना एक मेटाबॉलिज्म होता है जैसे हम ह्यूमंस में होता है। तो उस प्रोसेस में व्हेन द प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स तो उन प्रोटीन्स की डीकंपोजिशन होती है और वो अमोनिया के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। फाइनली नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या है कि अब जो अमोनिया जो इस स्टेप के अंदर अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट्स के कंपाउंड्स बने थे उनको नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड फाइनली ये नाइट्रेट्स जो है वो फ्री मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन के अंदर इनको दोबारा कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि डीनाइट्रिफिकेशन, डी मींस रिमूवल एंड नाइट्रिफिकेशन एज यूजुअल प्रोसेस है जहां पे नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन थी। तो उस जगह से नाइट्रेट्स का रिमूवल और फ्री मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल करवाना उस फॉर्म को उस पूरी प्रोसेस को हमने यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल का नाम दिया है। तो अगर कंक्लूड करना चाहूं तो नाइट्रोजन साइकिल में हुआ क्या है, जो इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो नाइट्रेट्स या किसी और फॉर्म में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हमें अवेलेबल थे और प्लांट्स उन्हें नहीं यूज कर पा रहे थे उस फॉर्म में, तो उनको एक बीच का मीडियम दिया गया सॉइल जहां पे बहुत सारे हमारे नाइट्रोजन फिक्सर्स प्रेजेंट थे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट थे जैसे कि राइजोबियम नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनेबिना, नॉस्टॉक, ये सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है, बैक्टीरिया के एग्जांपल है जो सॉइल के अंदर जो है इस इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट्स फिर उसको एब्सॉर्ब करते हैं और फाइनली यूटिलाइज करते हैं अपने मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए एंड फर्दर फिर उसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस भी फॉर्म में उन्हें यूज करनी है या रखनी है या कितना उन्होंने नहीं यूज करना है। तो उस हिसाब से नाइट्रेट से शुरू होकर फाइनली प्लांट्स ने जो है एब्सॉर्ब किया और उसको नाइट्रोजन फिक्सर्स की हेल्प से नाइट्रेट्स अमोनिया कंपाउंड या अमोनियम कंपाउंड्स को प्रोटीन्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। प्रोटीन्स वगैरह अमाइनो एसिड से फिर उन्होंने अमोनिया के अंदर डिकम्पोज किया एंड वहां से जब अमोनिया या अमोनियम साल्ट्स की डिकम्पोजिशन हुई थी वहां से नाइट्रेट्स के अंदर एंड फाइनली फ्री मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्जन की। तो ये एक साइक्लिक फ्लो था नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का। अगर हम डायग्राम के ऊपर है तो सी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है एक्चुअली जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो सिर्फ एक इस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन साइकिल से नहीं होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी कुछ होती है, एटमॉस्फेरिक लेवल पे भी कुछ होती है और बायोलॉजिकल लेवल पे भी है। तो हम मेन डिटेल ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर पढ़ रहे हैं जिसमें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेसेस एज आई टोल्ड यू। और वहां से बैक्टीरिया जो है दैट इन टर्न वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर फिक्स अप करते हैं। जब वो कंपाउंड्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुए, ये कंपाउंड्स जो है नाइट्रोजन के अब वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, जो कि लाइटनिंग से भी कुछ नाइट्रोजन फिक्स हुई है वो भी सॉइल के अंदर आती है एंड फाइनली इस नाइट्रोजन को
प्लांट्स ले लेते हैं जिसको नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहा गया है, उस प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं तो नेचुरली उनके अंदर भी नाइट्रोजन कंपाउंड आ जाते हैं, और वो एनिमल जो है फाइनली जो भी एक्सक्रीट आउट वेस्ट निकालते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एक्सक्रीशन से निकलता है या डेथ हो जाती है तो वो सॉइल के अंदर ही एंट्रैप हो जाता है, और सॉइल से फाइनली फिर बैक्टीरिया जो है इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको डीनाइट्रिफिकेशन स्टेप का एग्जांपल दिया है, और दोबारा से उसी फॉर्म में नाइट्रोजन की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर्म में मतलब कि फ्री मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर दोबारा से ये साइकिल हमारे पूरे बायोस्फीयर के अंदर, हमारे साइकिल के अंदर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर ये चलती रहती है, जहां अलग अलग फैक्टर्स से नाइट्रोजन साइकिल फिक्स होती है। दैट इज बाय एटमॉस्फेरिक, जैसे कि लाइटनिंग का एग्जांपल दिया गया है, बायोलॉजिकल एज वेल एज इंडस्ट्रियल। सो दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर।